स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राज्यसभा में संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर चर्चा का तीसरा दिन। बहस में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री। मायावती ने की गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग। आउटलुक मैगजीन ने गृह मंत्री का गलत बयान छापने पर मांगी माफी। लोकसभा में असहनशीलता पर बहस के दौरान मोहम्मद सलीम ने लगाए थे आरोप। राजनाथ सिंह ने किया खंडन। अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.4%। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री का ऐलान। भारत 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन में लाएगा कमी। भारत फ्रांस ने की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत। रूस का तुर्की पर आरोप। आईएस से तेल आपूर्ति बचाने के लिए गिराया गया विमान। पेरिस सम्मेलन में पुतिन का एर्दोगन से मिलने से इनकार। सबसे पहले बात संसद से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आज बहस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में सभी विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया और गरीब सवर्णों को भी इस दायरे में लाने की मांग की। इसके अलावा सदन में असहिष्णुता का मुद्दा भी छाया रहा। संविधान पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार देश की चुनौतियों पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती, वो आम सहमति से काम करना चाहती है। उन्होंने देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को गलत करार देते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। वेंकैया नायडू ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने पर जोर दिया। All parties on the face of it, on record, everybody is in favor of women reservation, but it's not happening. Why people should explain? Na? If I say that why it has not happened in 10 years, then the debate will be 10 years you have not done. Then you will say that you were there during earlier Vajpayee's regime, you have not done it. चर्चा के दौरान बीएसपी सांसद मायावती ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने अगड़ी जातियों के गरीबों और निजी क्षेत्र में आरक्षण की हिमायत की। साथ ही जाति के आधार पर पदोन्नति की भी बात कही। मायावती ने हरियाणा में दलित महिला आईपीएस के तबादले का मुद्दा भी उठाया। यदि प्रधानमंत्री बाबा साहब की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाते हुए कि देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने सदन में असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। उन्होंने संविधान को सर्वोपरि बताया। वहीं एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बाबा साहेब को सामाजिक सुधारक के साथ साथ आर्थिक सुधारक भी बताया। जब भी बात की डॉक्टर अंबेडकर की तो सिर्फ घटना के शिल्पकार, सोशल रिफॉर्मर, खुशी की बात है, वो तो है ही, वो थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने इस देश को भी काफी इकोनॉमिक डायरेक्शन और विजन देने का काम किया। All the states are expected to have the same justice, and both the houses, Parliament is the supreme, and Parliament is expected to give the justice to all the states of this country. आईएनएलडी सांसद राम कुमार कश्यप ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस सांसद अश्विनी कुमार ने समय के अनुसार संविधान में सुधार की बात कही। विचारधारा की बात हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट को सशक्त करने की बात हो, हमारी बहनों को पॉलिटिकल शक्ति देने की बात हो, और या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी समाज की बुनियाद है, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन ओनली बी प्रेमिस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, चाहे उसकी बात हो। ये समय समय पर हमने संविधान में संशोधन किए और ठीक किए, और आगे भी अगर करने की जरूरत होगी तो करने होंगे, क्योंकि लोगों के लिए संविधान बनते हैं, संविधान लोगों के लिए नहीं बनते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है, लचीला है, साथ ही शांति के दिनों या युद्ध काल में देश की एकता को एक सूत्र में बांध रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और सक्षम है।
बीजेडी सांसद भूपेंद्र सिंह के अलावा सदन में कई और सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री जी और इस सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिलेबस में हम इस बात को एक ओथ टेकिंग के हिसाब से प्रत्येक छात्र को ये कहना पड़े, जैसा मैं अपना परिचय यहाँ देता हूँ कि मुझे फक्र है कि मैं भारत माँ की गोद में पैदा हुआ, मैं भारत देश में पैदा हुआ। संसद में शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया गया है। ये 2 दिन संसद में संविधान पर चर्चा के लिए रखे गए हैं, लेकिन नागालैंड से राज्यसभा सांसद खेकीहो जिमोमी के निधन की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को स्थगित करनी पड़ी थी। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आउटलुक पत्रिका ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गलत बयान छापने के लिए खेद जताया है। पत्रिका के वेब संस्करण में इस बारे में माफीनामा प्रकाशित किया गया है। राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सोमवार को लोकसभा में उस समय जमकर हंगामा हुआ, जब सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम ने पत्रिका का हवाला देकर राजनाथ सिंह पर आरोप लगाए थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने इस तरह का बयान देने से साफ इनकार किया था। गृहमंत्री ने कहा था कि इस आरोप से उन्हें ठेस पहुंची है। आउटलुक मैगजीन ने स्वीकार किया कि उसने राजनाथ सिंह के नाम से गलत बयान प्रकाशित किया। पत्रिका ने गलत बयान प्रकाशित करने के लिए राजनाथ सिंह और मोहम्मद सलीम से माफी मांगी है। इससे पहले कल लोकसभा में असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने गृहमंत्री पर मैगजीन में छपे बयान के हवाले से आरोप लगाए थे, लेकिन गृहमंत्री के साथ साथ सरकार ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी। इस मसले पर सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सलीम की टिप्पणी वापस न लेने की सूरत में स्पीकर ने इसे कार्यवाही से बाहर करने का ऐलान किया। असहनशीलता के मुद्दे पर आज आगे की चर्चा होगी। देश में बढ़ती असहनशीलता पर बहस की शुरुआत सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने की। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर असहनशीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे देश के सामाजिक ताने बाने को खतरा है। बात ये थी कि जो फ्रिंज में हमारे हैं, प्रांत में हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अपाहिज, उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में ले आए। आजादी के बाद तो यही सबसे बड़ा सोच, हमारा संविधान तो ये निर्देश दिया हमें, हम उसे मुख्य धारा में ले आएंगे। ये कहां से फ्रिंज एलिमेंट्स नया तैयार हो गया। मोहम्मद सलीम ने एक अंग्रेजी पत्रिका में रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार की तरफ से मोहम्मद सलीम के आरोप पर सख्त आपत्ति दर्ज की गई। इस मसले पर कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन मोहम्मद सलीम ने जब अपनी बात वापस लेने से मना कर दिया तो स्पीकर ने इसे कार्यवाही से बाहर करने की व्यवस्था दी। After due consideration, I find that the statements by Sri Mohammad Salim have been made without giving advance notice. Therefore, the remarks of Sri Mohammad Salim shall not form part of the proceedings. कांग्रेस की तरफ से बहस में हिस्सा लेते हुए केसी वेणुगोपाल ने भी असहनशीलता के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। There is an unprecedented attack on people's fundamental right to live, right to eat, right to think. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। क्या इस देश में जो भाषण देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन का, वो पूछेंगे नहीं अपने ऑफिस बेयरर से या एमएलए से कि आपके सामने जब खालिस्तान की मांग की गई तो आप वहां बैठे क्यों रहे और आपने उस जलसे में पार्टिसिपेट कैसे किया? इस देश ने खून देखा है, बहुत लोगों के बलिदान के बाद ये देश और ये आजादी हमें मिली है। चर्चा मंगलवार को भी जारी रहेगी। बहस का जवाब सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वो पूरे सदन को बताएं। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार कैबिनेट में विचार करके भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आखिरी फैसला करेगी। लोकसभा में कल समिति की रिपोर्ट के लिए समय सीमा को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद बीती रात स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने की प्रतिबद्धता पर भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेज विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है।
उन्होंने विकासशील देशों को तरक्की के अधिकार की वकालत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए सिर्फ विकासशील देश जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के बदलते मौसम पर गहरी चिंता भी जताई और पर्यावरण को लेकर लक्ष्य तय करने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें वन क्षेत्र बढ़ाने होंगे और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 30 से 35% घटाना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, साथ ही दुनिया को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी पर ध्यान देना होगा। It is not just a question of historical responsibility. They also have the most room to make the cuts and make the strongest impact. And climate justice demands that with the little carbon space we still have, developing countries should have enough room to grow. भारत और फ्रांस की अगुवाई में कल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत हुई। इसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय गुड़गांव में होगा। पेरिस में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस पहल के लिए 2 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में विकसित और विकासशील देशों के साथ उद्योग और प्रयोगशालाएं भी शामिल होंगी। As the developing world lifts billions of people into prosperity, our hope for a sustainable planet rests on a bold global initiative. It will mean advanced countries leaving enough carbon space for developing countries to grow. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इसे बड़ी पहल बताया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक हस्तांतरण और वित्तीय व्यवस्था को जरूरी बताया। C'est l'alliance des pays qui veulent saisir l'opportunité d'une ressource, le soleil, une ressource abondante, peu chère, pour permettre de multiplier les installations et de susciter une demande de plus en plus abondante. कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी मौजूद थे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए सभी देशों से लचीला रुख अपनाने की अपील की। You know what are the best? Let's meet at the middle ground. Please show them some flexibility and sense of compromise for the common good. We cannot just go on like this way. We cannot waste any further time. भारत फिलहाल 4 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। साल 2022 तक इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेरिस में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एजेंडे और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कमी की अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर सहयोग और मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं ने आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की। भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं, जो जिम्मेवारी भारत की है, वो भारत पूरी तरह निभाएगा और विश्व के सभी देश भारत जिस तेजी से प्रकृति के अनुरूप विकास और एनवायरनमेंट को साथ लेकर के चलने की दिशा में काम कर रहा है, उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। पेरिस में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी कल मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है कि नवाज शरीफ से आपसी संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। शरीफ से ये मुलाकात करीब 2 मिनट चली। विदेश मंत्रालय ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। वहीं असहनशीलता के मुद्दे पर भारतीय युवक कांग्रेस ने कल संसद का घेराव किया। इस विरोध में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इन लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया।
असहिष्णुता के मामले पर कांग्रेस एक तरफ जहां संसद के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय युवक कांग्रेस ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अगर जनता चाहती है कि इस देश में असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, अगर ये जनता चाहती है कि जनता की आवाज को बुलंद किया जाए, तो मोदी और उनके सरकार को आसमान से उतारकर जमीन पर लाके खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। हमारी देश की विशेषता है वासुदेव कुटुंबक की पूरा विश्व एक परिवार है, और आज उस विशेषता को अगर हमें सुदृढ़ बनानी होगी, उस विशेषता की हमें रखवाली करनी होगी, तो जो ये असहिष्णुता का वातावरण ये सरकार का दल तय कर रहा है, उस चक्रव्यूह को भेदकर मेरे नौजवानों को इस देश की रक्षा करनी होगी। विरोध प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और वहीं दिल्ली सरकार ने कल जन लोकपाल ड्राफ्ट पेश कर दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे सदन में पेश किया। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चर्चित जन लोकपाल मसौदे को पेश किया। विवाद में रहे इस ड्राफ्ट के लिए मनीष सिसोदिया को सफाई भी देनी पड़ी। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जन लोकपाल के ड्राफ्ट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद विश्व हॉकी लीग फाइनल्स में नीदरलैंड ने भारत को 3-1 से हराया। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। मैं हूं ओमी मुल्लन। नमस्कार, मैं हूं रुचि। और मैं हूं मानुषी। मैं हूं कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। मैं हूं नंदिनी श्रीकांत। मैं हूं नीरज केवल। मैं हूं अमित त्रिवेदी। मैं हूं पंडरी दादा। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. मैं हूं वरुण ग्रोवर। मैं हूं रजत कपूर। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। जानकारों का मानना है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। केंद्रीय बैंक महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में रखेगा। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5% पर पहुंच गई थी। आरबीआई ब्याज दरों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार करेगा। फेडरल रिजर्व की 15 और 16 सितंबर को बैठक होनी है और 29 सितंबर को केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच विकास दर 7.4% रही है। इस तिमाही में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। जुलाई से सितंबर के दौरान चीन की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। वैसे पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच ये भारत की विकास दर 7% थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मुताबिक इस दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा। वित्त मंत्रालय की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.5% रहेगी। Both the manufacturing figure and the
services figure appears to be quite encouraging, and I think this year will be certainly better than the last year, and hopefully the next year should be better still. पेट्रोल और डीजल की घटी कीमतें आज से लागू हो गई हैं। बीती आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। इससे दिल्ली में पेट्रोल अब 60 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल 46 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिलेगा। इससे पहले 16 नवंबर को पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 87 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इंडियन ऑयल के मुताबिक रुपए और डॉलर की विनिमय दर को देखते हुए कीमतों में कटौती हुई है। पोलियो को रोकने के लिए देश में पहली बार वैक्सीन की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल इस मौके पर कहा कि पोलियो के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल पोलियो ड्रॉप के साथ किया जाएगा। इसका उद्देश्य घातक वायरस से दोहरी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ओरल जो दवाई दी जाती है पोलियो वायरस के से बचने की, वह तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ हम इंजेक्टेबल भी कर देंगे और इंजेक्टेबल करने के कारण हमारे बच्चे डबली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अभी भी इसका वायरस है और इसलिए हम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विमान गिराने को लेकर तुर्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल होने पेरिस पहुंचे पुतिन ने कहा कि तुर्की आतंकी संगठन आईएस की मदद कर रहा है। पुतिन ने कहा कि आईएस से तुर्की को तेल की आपूर्ति हो रही है। इस आपूर्ति में बाधा ना हो, इसी के चलते तुर्की ने रूस का लड़ाकू विमान मार गिराया। पुतिन ने कहा कि रूसी लड़ाकू विमान सीरिया में आईएस के आतंकियों पर हमला करने जा रहा था। इस बीच मारे गए रूसी पायलट का शव सोमवार को रूस पहुंचा। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से पेरिस में बैठक रद्द कर दी। जलवायु शिखर सम्मेलन से इतर इस बैठक का प्रस्ताव तुर्की ने दिया था। लड़ाकू विमान मार गिराए जाने से नाराज होने के बाद रूस ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों का आदेश दिया था। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने सीरियाई सीमा पर रूसी विमान गिराने के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सीरियाई अभियान में शामिल रूस के एक लड़ाकू विमान ने तुर्की की वायु सीमा का उल्लंघन करने पर 24 नवंबर को मार गिराया था। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में तलखी बढ़ गई है। Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции. ब्रिटेन की एक अदालत ने उत्तरी आयरलैंड के कठोर गर्भपात कानून को मानवाधिकार के खिलाफ बताया है। बेलफास्ट हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि यह कानून महिला अधिकारों के खिलाफ है। उत्तरी आयरलैंड में अधिकतर मामलों में गर्भपात की मनाही है। इस वजह से साल 2012 में भारतीय महिला सविता हल्पन्नावर की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने 17 सप्ताह की गर्भवती सविता का गर्भपात कराने से इनकार कर दिया था, जबकि सविता की जान को खतरा था। सविता की मौत के बाद 19वीं सदी के इस कानून को बदलने की मांग जोर शोर से उठ रही थी। हालांकि इस फैसले से कानून में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। उत्तरी आयरलैंड की स्थानीय संसद ही बिल में बदलाव कर सकती है। नेपाल में मधेशियों ने आंदोलन खत्म करने के लिए 11 शर्तें रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में भारतीय टीवी चैनलों पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल में हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। नेपाल से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाले एसएसबी के ये जवान इस वक्त सुर्खियों में हैं। किस्सा रविवार अल सुबह का है, जब एसएसबी के 13 जवान पेट्रोल तस्करों का पीछा करते हुए किशनगंज से सटे नेपाल के झापा जिले में गलती से दाखिल हो गए। तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन नेपाल सुरक्षा बलों ने जवानों को हिरासत में ले लिया। हालांकि दोनों तरफ के कमांडरों की मुलाकात के बाद सभी जवानों को रिहा कर दिया गया। तो हमारे ट्रूपर्स जो थे एसएसबी के, वो चेस कर रहे थे स्मगलर्स को और जीरो लाइन क्रॉस कर दिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमने कोऑर्डिनेट किया नेपाल प्रेसिडेंट के साथ और उन्होंने अच्छी तरह से उसके हमारे साथ सहयोग दिया और
हमें वापस लौटा के सामान्य चाहिँ डिस्कस हो लोकल प्रोग्रामसँग बस बाद में वो 2 पीपल को खोजना गया था। ये अनफॉर्चुनेटली घटना है, इसके लिए कुछ नहीं। कितने जवानों को सर आपने हैंडओवर किया? 13। वहीं पिछले कई महीनों से नेपाल में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार निशाना बनी पोखरा में एक भारतीय टूरिस्ट बस को आग के हवाले किया गया। बस तो जलकर खाक हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी भी सवारी को कोई आंच नहीं आई। वहीं दूसरी ओर नेपाल केबल ऑपरेटर्स को माओवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से आई धमकी के बाद भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केबल ऑपरेटर्स का आरोप है कि उनको धमकी दी गई और दबाव में आने के बाद उन्हें भारतीय चैनलों को ऑफ एयर करना पड़ा। We got a letter from the Nepal Communist Party, Maoist, Biplab, that we should switch off all the Hindi or Indian channels, and we had a meeting at the Federation of Nepal Cable Television, and lots of our members are being threatened, especially in the districts, that if we don't switch off the channels, then they can do anything with them. वहीं 2 रोज पहले काठमांडू में एक भारतीय दूतावास के वाहन में आग लगने की खबर आई थी। प्रदर्शन कर रहे माओवादी समर्थकों ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन नेपाल सुरक्षा बलों और भारतीय दूतावास ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वाहन में तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा में 10 दिनों तक चले 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल रंगारंग समापन हो गया। समारोह के अंत में स्पेनिश फिल्म एम्ब्रेस ऑफ सर्पेंट को गोल्डन पीकॉक सम्मान से नवाजा गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि देश विदेश की फिल्मों के जरिए हमें एक दूसरे के समाज को समझने का अनूठा मौका मिलता है। 10 दिनों तक चला ये महोत्सव फिल्मों से गुलजार रहा और समापन भी उतना ही रंगारंग रहा। सोमवार शाम के मुख्य अतिथि थे मशहूर संगीतकार AR रहमान। देश और विदेश की कई फिल्मी हस्तियों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। इस 10 दिनों के दौरान हजारों फिल्म और कला प्रेमियों ने भी फिल्मों का जमकर लुत्फ उठाया। फिल्म फेस्टिवल का समापन अर्जेंटीनी फिल्मकार पाब्लो ट्रेपोरो की फिल्म द क्लॉन से हुआ। जानकार इस फिल्मी महाकुंभ के आयोजन को बेहद अहम मानते हैं। इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमको हमारे ही देश की और भाषाओं की फिल्में जिनकी दूसरे राज्यों तक पहुंच अभी शायद उतनी आसानी से संभव नहीं हो पाई है, वो देखने के लिए एक मंच देता है। फिल्म फेस्टिवल में 90 देशों के करीब 182 फिल्में दिखाई गई। इसमें फिल्मी जगत से करीब 7000 लोगों ने शिरकत की। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल फिल्म प्रेमियों के लिए इसलिए एक बड़े महत्व का होता है क्योंकि यहाँ सैकड़ों फिल्मों का प्रदर्शन, फिल्मकारों के साथ मुलाकात, मास्टर क्लासेस और तमाम दूसरी ऐसी चीज़ें जो फिल्मों से जुड़ी हुई हैं यहाँ उन्हें देखने को मिल जाती हैं। और इसीलिए हम आप तक पहुँचाते हैं हर साल इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का हाल। भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से पल पल की खबर आप तक पहुँचा रहे थे मैं इरफान, हमारे साथ कैमरा पर्सन अनिर्बन और जुनेद। 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। रायपुर में वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। कल ग्रुप बी में नीदरलैंड ने भारत को 3-1 से हरा दिया। भारत ग्रुप बी में आखिरी पायदान पर है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम को ग्रुप ए की शीर्ष टीम से खेलना होगा। नीदरलैंड ने शुरू से ही दमदार खेल दिखाया और 36वें मिनट में पहला गोल कर दिया। इसके बाद नीदरलैंड ने 2 और गोल किए। भारत की तरफ से एकमात्र गोल 47वें मिनट में हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में संविधान के लिए प्रतिबद्धता पर चर्चा का तीसरा दिन। बहस में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री। मायावती ने की गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग। आउटलुक मैगजीन ने गृह मंत्री का गलत बयान छापने पर मांगी माफी। लोकसभा में असहनशीलता पर बहस के दौरान मोहम्मद सलीम ने लगाए थे आरोप। राजनाथ सिंह ने किया खंडन। अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.4%। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री का ऐलान। भारत 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन में लाएगा कमी। भारत फ्रांस ने की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत। रूस का तुर्की पर आरोप। IS से तेल आपूर्ति बचाने के लिए गिराया गया विमान। पेरिस सम्मेलन में पुतिन का एर्दोगन से मिलने से इनकार।